अगर एक प्लेन को हाईजैकिंग की जाती है तो उसमें संभवतः यह कारण होता है कि एक तो वह जब ऊपर होता है तो उसको यह डर होता है कि अगर इसमें ब्लास्ट होगा तो सारे के सारे यात्री मारे जाएंगे। ट्रेन और जब नीचे उतरता है तो उसमें मात्र 2 ही गेट होते हैं, बस में भी 2 ही गेट होते हैं, इसलिए उसको हाईजैकिंग करना आसान होता है। लेकिन जब एक पूरे ट्रेन को हाईजैक किया जाता है तो एक ट्रेन में बहुत सारी बोगियाँ होते हैं और साथ ही साथ बोगियों को सुरक्षित करने के लिए वहाँ प्रजेंट फोर्स भी होते हैं, जिसको जीआरपीएफ कहते हैं हम लोग, आरपीएफ। अब यह घटना जो पूरे के पूरे ट्रेन, जिस ट्रेन में लगभग 12 बोगियाँ है और वह ट्रेन पेशावर से लेकर कोटा तक जाती है, उसमें लगभग पैसेंजर की संख्या 400 होती है और वह ट्रेन कोयटा से 70 किलोमीटर के दूरी पे एक जगह है बोलोन के पास, वहाँ एक सुरंग है, सुरंग के नीचे से वह ट्रेन पास करते हैं। सुरंग के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ को काटकर सुरंग बनाया गया है, उसी के अंदर से ट्रेन को पास होना होता है। तभी कुछ लोगों के द्वारा उस ट्रेन के पटरी को आगे की ओर पूरी तरह से एक्सप्लोजन लगा के उड़ा दिया जाता है और साथ ही साथ ट्रेन का जो लोको पायलट होता है उसको हत्या कर दी जाती है और साथ ही आगे वाले इंजन का भी एक्सप्लोजन होता है और ट्रेन सुरंग के बीचों बीच रुक जाती है। पूरे ट्रेन में 400 यात्री सवार थे, जो कि कोयटा से पेशावर होते हुए वह एक जगह से दूसरे जगह जाती है। कोयटा से रावलपिंडी होते हुए पेशावर तक जाती है। अब यह घटना क्यों हुआ? यह ट्रेन का नाम है जी जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस जो प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ की आर्मी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, वहाँ वह जगह से होकर ट्रेन गुजरती है। उस जगह का नाम है रावलपिंडी। अब रावलपिंडी होते हुए जब जाती है तो उस ट्रेन से बहुत सारी जो सैनिक हैं, उसमें एयरफोर्स के भी सैनिक हैं, स्पेशल कमांडो के भी सैनिक हैं, आर्मी के हैं ही हैं, मतलब जितने भी प्रकार के सैनिक हैं वह सैनिक उसमें सफ़र करते हैं। इसी दौरान उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस दिन, यह दिन जो है जी 11 मार्च 2025 लगभग 1 बजे यह सुरंग के पास बोलन एरिया जो नाम का स्थान है वहाँ रोक लिया जाता है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। उस ट्रेन पे 400 यात्रियों में से 200 यात्री सैनिक थे और 200 लोग सिविलियन थे। जब पकड़े जाते हैं तो 200 के 200 यात्री जो हैं वह आत्मसमर्पण कर देते हैं। यह जब ट्रेन का किडनैपिंग हो गया, हाईजैकिंग हो गया, तब एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। उस संगठन का नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोच लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम फाइटर हैं जी, बलोचिस्तान में ही, बलोचिस्तान के एरिया को वह आज़ाद करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से। अब हम आगे जानेंगे कि यह बलोचिस्तान का इतिहास क्या है और यह आज़ादी क्यों। बलोचिस्तान के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का हमें प्रमाण मिलती है। लोग बोलते हैं कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक सभ्यता हुआ करता था जी मेहरगढ़ सभ्यता। दुनिया के सबसे पुराने कृषि बस्तियों में से एक आधुनिक बलूचिस्तान की स्थिति में थी। एक तो वहाँ का सबसे पुराना सभ्यता हुआ है जी। वहाँ पर जब भारत के अंदर ही वे लोग रहते थे जी। जैसे जिस साम्राज्य ने अपना भारतीय साम्राज्य, अपना क्षेत्र को जब बड़ा किया, उसमें ही उसी का पार्ट बलूचिस्तान रहा हमेशा से ही। जब मौर्य साम्राज्य ने अपना नेतृत्व को विस्तार किया तो मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से इधर ईरान, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों तक मौर्य साम्राज्य का अपना वहाँ का शासन हुआ करता था। उसी के अंदर
आया करता था जी, एक मान्यताओं के अनुसार बलूचिस्तान की। जब सिकंदर उस एरिया से कूच करते हुए भारत की ओर आ रहा था तो इनका सामना कुछ बलोच के जनजातियों के साथ होती है, जिससे कि बलोच की जनजातियां एक दूसरे से, एक साइड सिकंदर और दूसरा साइड बलोच के जो भी जनजातीय लोग थे उन दोनों के साथ सामना होती है। वहां पर युद्ध होता है। फिर आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं तो ये सभी लोग हम देखते हैं कि जब ये लोग अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं या जनजातीय हैं जो छोटे छोटे कबीलों में एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमा करते थे जी, छोटे छोटे कबीले बनाकर। लेकिन जब मिडिल ईस्ट में इस्लाम का जब उदय हो रहा था तो जब वहाँ से इनके कबीले पर बार बार हमला किया जाता था तो ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे युद्ध करते, कुछ लोग इनके मराते, कुछ उस साइड से मृत्यु होता। तो ये अपना बचाव के लिए हर जगह स्थान ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब यह भारत के जब क्षेत्र में पहुंचे तो यहाँ पे पूरे उस टाइम के पूरे विश्व की अपेक्षा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी और साथ ही साथ इन पे कोई आक्रमण भी करने वाला नहीं था। ये लोग जब इस एरिया में आए, अभी जहाँ बलूचिस्तान स्थित है आप मैप में भी देख सकते हैं, तो इस स्थान के 3 ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था और एक ओर समुद्र था। तो 3 ओर से पहाड़ से घिरे होने के कारण और जब भी कोई समुद्री रास्ता से आता तो इनको पहले से पता हो जाता और ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जगह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से सटीक था। तो इन लोग वहाँ पे छोटे छोटे एक ग्रुप बनाकर रहने लग जाते हैं। उसके बाद जब मिडिल ईस्ट से जब ये लोग आ रहे थे तो इन पे इस्लाम का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो ये लोग अधिकतर वहाँ में जितने कबीले थे ये लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे और यहाँ पर वही रहकर उसी प्रकार से भी प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग शुरू से ही इस्लाम मानते थे, इस्लाम धीरे धीरे प्रभाव पड़ते रहा, उसके बाद ये लोग माने, क्योंकि ये लोग पहले मूर्ति पूजक हुआ करते थे जी। उदाहरण के लिए वहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है इन लोगों में और ये लोग अधिकतर जाकर वहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। बीच बीच में उन पे आक्रमण होते रहा लेकिन वे लोग वहीं पे टिके रहे और समय टू समय अपना वहीं विकास करते रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब भारत में मुगल का प्रभाव बढ़ रहा था तो ये लोग, क्योंकि जितने भी मुगल आए थे वे लोग उज्जैन और अफगानिस्तान इसी एरिया के रूट से होते हुए आते थे, तो ये ही एक जो रूट है वह इनको पार करते हुए बलूचिस्तान बीच में मिल जाता था जी। तो ये लोग जब मुगल भारत पर आक्रमण करते थे तो बलूचिस्तान के लोगों ने इनको मदद किया करते थे और पुनः जब हुमायूं जो था जी वह शुरुआत में यहाँ आता है और यहाँ दिल्ली के गद्दी पर एक बिहार के सासाराम जिले से शेर शाह सूरी नाम के एक जो भारतीय मुसलमान हुआ करता था वह दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहाँ के तत्काल राजा को मारकर भगा देता है। तो जब राजा भागता है यहाँ से तो वह बलूचिस्तान में जाकर शरण लेता है। इस तरह का हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। उसके बाद पुनः फिर जब वह भारत पे आता है तो मुगल साम्राज्य के प्रभाव पड़ने के कारण 6वीं और 17वीं शताब्दी में बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुगल ने उस पर अपना शासन कर लिया था जी। आगे जब हम देखते हैं तो बलूचिस्तान के जो जनजातीय थे उनको साइरस द ग्रेट और डेरेसियस सहित फारस शासकों ने बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण। अब ब्रिटिश को भारत में आ जाने के बाद उन जो बलूचिस्तान के एरिया में बहुत सारे अलग अलग इलाकों में जो रहने वाले जनजातीय थे उनको ब्रिटिश की ओर से एक समझौता के लिए पत्र भेजा जाता है जिसमें
वह किसी एक वहाँ के जो बहुत सारे कव्वाली इलाके थे उसमें से किसी एक से बात करने के लिए सहमति जताई। सहमति जताने के लिए होता क्या है कि वहाँ के एक जो कलात खान नाम से उनका सभी नेताओं में से उनको प्रमुख नेता चुन लिया जाता है, जो कि वहाँ के अहमद जई राजवंश का शासक हुआ करता था। उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलात के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए और धीरे धीरे सैन्य अभियान के माध्यम से बलूचिस्तान को ब्रिटिश भारत में वे अपने अंदर फिर से शामिल कर लिए, जो कि मुगल के टाइम में वह एक स्वतंत्र हुआ राज्य करता था। उसके बाद यह एक बफर जोन बन गया जी। बफर जोन बन जाने का मतलब ये होता है कि बीच में पड़ जाना, हमला कहीं से भी हो, अगर तीनों जो अफगानिस्तान के लोग, इधर से फारस के लोग, ये जब भी आते तो यहाँ बफर जोन होने के कारण उनको यूएसएसआर के जो हम सैनिक के बारे में बता रहे हैं वे यहाँ आते और उनको यहीं से भारत की अंदर एंट्री मिलती, जो कि बफर जोन था। हमेशा अगर वे आते तो युद्ध यहीं पे होता। बफर जोन हो जाने के कारण अब समय आता है जी 1947, वर्ष 1947। यहाँ ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा जर्मन से युद्ध करने के बाद ब्रिटिश सर की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पर भी आज़ादी की लगातार घोषणाएं हो रही है। तो ब्रिटिश इस देश को आज़ाद करने के लिए बोलता है और 15 अगस्त 1947 को से पहले उन्होंने देश में विभाजन करने की योजना बनाई। इस योजना के योजना धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रक्रिया किया गया। यहाँ उस टाइम लगभग 526 रियासतें हुआ करती थी, जो लगभग में है। अब उन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए थे ब्रिटिश की ओर से। एक जो था, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए, दूसरा हिंदुस्तान के साथ रहिए, या तीसरा था कि आप अपना आज़ाद मुल्क बनाकर रहिए। जो बलूचिस्तान था वह सभी लोग, वहाँ के जितने भी लोग थे वे लोग बैठते हैं और वे लोग निष्कर्ष लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हम आज़ाद मुल्क के रूप में ही अपना निवास करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत के रूप में होती है। भारत के साथ बहुत सारी रियासतें मिलती हैं और कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने छल करके बलूचिस्तान को अपने हिस्से में मिला लिया, और यहाँ से शुरुआत होगी एक संघर्ष, जो संघर्ष आज इस रेल किडनैपिंग के रूप में हम लोग देखेंगे। तो अब हम देखेंगे बलूचिस्तान को 11 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें आज़ादी दे दी जाती है, स्वतंत्र घोषित हो जाते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। यह बंटवारा भारत के विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, और उसका जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिन्होंने बॉर्डर का निर्माण किया था वे थे रेड क्लिफ, और आज भी उस बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ के ही नाम से जाना जाता है। आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक लॉयर हुआ करते थे, जो अब्दुल जो कलात के खान थे वे उन्हें अपना केस दिया करते थे। तो कलात के खान को मोहम्मद अली जिन्ना से दोस्ती था, तो कलात खान को अपनी दोस्ती पर भरोसा रखते हुए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से यह
कभी भी सोचा ही नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें धोखा दे सकते हैं। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पर अपना इस्लामिक भाईचारा दिखाते हुए जो वहाँ के अब मुख्य 4 जो क्षेत्र थे उसमें का नाम कलात, मरकान, लास बेला और खारन हुआ करता था। उसमें से मोहम्मद अली जिन्ना ने मकरान, लास बेला और खारन के अपने पाकिस्तान में मिलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन थोड़ा देर विरोध के बाद उन 3 लोगों ने उनकी बात को मान लिया। लेकिन जो कलात के खान थे वह इस बात का हमेशा से ही विरोध करते रहते थे। एक दिन ऑल इंडिया रेडियो पर एक अफवाहें उड़ती हैं कि कलात के खान पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और उन्होंने भारत में विलय का अपना इच्छा जताते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये भी मानना है कि ऐसी कोई खबर नहीं चलाई गई। जब यह खबर जिन्ना को पता चला तो उन्होंने तुरंत सेना को कार्रवाई का आदेश दिया और खान के कलात पर आर्मी से हमला करवा देते हैं। 27 मार्च 1948 को धोखे से जब खान के कलात पर उन्हें हमला किया जाता है और खान कलात को कराची ले जाया जाता है, वहाँ उनसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान में विलय का हस्ताक्षर करवाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान का मुख्य रूप से बलूचिस्तान एक हिस्सा बन जाता है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी हुआ करता था, जो कि कुछ ईरान में है, कुछ अफगानिस्तान में है और कुछ पर अभी पाकिस्तान उस पर जबरन अपना हस्ताक्षर करवा लिया था। जब जबरन हस्ताक्षर करवा लिया गया तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। वहाँ के लोगों ने तो विरोध प्रदर्शन करना शुरुआत किया था, लेकिन इस बात को कलात खान के भाई राजकुमार अब्दुल करीम, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और वे पाकिस्तान से सैन्य विद्रोह करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों पर जाने के बाद सन 1948 से लेकर 1949 तक पाकिस्तानी सेना के साथ विद्रोह करने का निर्णय लिया और हथियार उठाकर इनके पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध करने लगे। 1955 में उसके बाद जो अब्दुल करीम था, पाकिस्तान के सरकार ने उनसे बातचीत के बहाने उनको पहाड़ से नीचे उतरवाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद सन आता है 1955 में पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के सरकार ने एक इकाई नीति में विलय कर दिया, जिससे सभी पश्चिमी प्रांतों में एक प्रशासनिक इकाई में मिला दिया गया। इसके बाद 1955 तक एक नीति हुआ और सभी को अक्टूबर अब आ जाता है 55 से 58। 1958 में नौरोज खान, अक्टूबर 1958 में जब कलात खान की गिरफ्तारी हुई तो उसके जवाब में नौरोज खान जो थे वह एक सम्मानित बलूच आदिवासी नेता थे। उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना के साथ विद्रोह करने को ठाना और पहाड़ पे चले गए। नौरोज खान गोरिल्ला युद्ध में बहुत ही माहिर थे, उनको गोरिल्ला वार में कोई नहीं हरा सकता था। तो जब वे पाकिस्तानी सेना को गोरिल्ला वार में युद्ध होने लगा तो पाकिस्तानी सेना समतल मैदान पे लड़ने का आदी हुआ करता है और वहाँ पे वे लोग पहाड़ के नियर बाई पहाड़ पे ही रहने वाले लोग हैं, तो उनको हर तरीका से मालूम था कि पहाड़ पर कौन सा जगह छिपने का है, कहाँ पानी मिलेगा, क्योंकि वह पहाड़ को एकदम अच्छी तरीका से जानते हैं। लेकिन फिर से पाकिस्तानी सरकार ने उनके साथ धोखा किया। इस बार पाकिस्तानी सरकार ने कुरान पे हाथ रखकर कसम खाई कि आप नीचे आइए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उन्हें पुनः धोखा देकर नौरोज खान और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके बेटे के साथ जितने भी और उनके अनुयायी थे उन सभी को 1959 में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। नौरोज खान ज़्यादा उम्र होने के कारण उन्हें फांसी तो नहीं दी जाती है, लेकिन आजीवन कारावास के कारण उनका जेल में ही मृत्यु हो जाता है। अब आता है जी सन
1963 राष्ट्रवादी नेता शेर मोहम्मद मरी ने इसका नींव रखा और उन्होंने भी गोरिल्ला जितने भी लड़ाके थे उनको संगठित किया और सैन्य के काफिलों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने पुनः उनके साथ धोखा करके उनको बात विचार करने के लिए उनको पहाड़ से नीचे उतरवाया और उन्हें मार दिया गया। पाकिस्तानी सेना इस हमले से इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने गांव के ऊपर हवाई से इतना ज़्यादा बमबारी किया, अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों के ऊपर बम से बमबारी किया और गांव को ख़त्म। छापे मारने के बाद बहुत सारे वहाँ से नवयुवकों को उठाएं और वहाँ के लोगों को डराने के लिए हेलीकॉप्टर से उन्हें लेकर जाते थे और 40-50 फीट के ऊपर से उन्हें छोड़ दिया, धक्का देकर हेलीकॉप्टर से नीचे उनके गांव में फेंक दिया जाता था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और पाकिस्तानी सेना डायलॉग में मारा करती थी कि जहां पाकिस्तान की सेना आती है वहां लोग थर थर कांपते हैं। यह बार बार उन लोगों को धोखा देने के लिए पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के लोगों को आपस में एक दूसरा से ज़्यादा मतभेद होने लगा। 1973 से अब 1977 के बारे में देखते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का सैन्य उपस्थिति का विस्तार दिया गया वहाँ पर और सैनिकों को काफिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सैन्य अड्डे बनाए गए। उससे पहले होता क्या है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का जो बांग्लादेश है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का पूरी तरीक़ा से हार होता है और वह घटना तो याद ही होगा जिसमें 93,000 फौजियों ने भारत सरकार के आगे अपना पतलूनें उतारी थी। 1971 में बलूचिस्तान में इलेक्शन होता है और इलेक्शन में वहाँ की एक पार्टी होती है जो लोकल लोगों की पार्टी होती है, NAP नेशनल आवाम पार्टी। बलूचिस्तान में वह बहुत ही ज़्यादा अधिक सीटों के साथ जीत जाती है, जिससे वहाँ के लोगों को विश्वास होता है कि अब हमारे साथ अनदेखा नहीं होगा और अब हमारे यहाँ का सत्ता ठीक प्रकार से चलेगी। लेकिन तभी फरवरी में वहाँ के लोगों को सशक्त होते हुए देखकर फरवरी 1973 में NAP को जुल्फकार अली भुट्टो के द्वारा वहाँ के सरकार को बर्खास्त कर दी जाती है। सरकार को जब बर्खास्त कर दी जाती है तो इससे बलूचिस्तान के लोगों में और अधिक ज़्यादा गुस्सा पनपने लगता है और वहाँ पर एक पूरी तरीक़ा से 1973 से लेकर 1977 तक युद्ध चलता है, जिसमें से एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के 3300 पाकिस्तानी सेना मारे जाते हैं और बलोच में 5300 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद सन 2000 में वहाँ के सभी लोगों ने आपस में बैठकर निर्णय लेने का कारण ये था कि अब जो भी बच्चा पाकिस्तान के कॉलेजों में, कराची विश्वविद्यालय में, लाहौर में जो भी पढ़ने जाता था उसको वहाँ से जबरन अगवा कर लिया जाता था और उनको मारकर उनका लाश को कहाँ दफन कर दिया जाता था इस बात का पता नहीं चलता था। जब उनके माता पिता इस चीज़ के लिए पूछने आते थे तो उन पर सैन्य कार्रवाई की जाती थी और उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता था। जब एक विद्रोह बार बार किसी पे बहुत ही ज़्यादा किया जाता है तो उसमें वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना बहुत ज़्यादा फैल गई। सन 2000 ईस्वी में वहाँ के लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यह वहाँ के लोकल लोगों के एक अपना आर्मी हुआ। यहाँ तक हम लोग जानने के बाद हम लोग अब जानते हैं कि ये इतना कार्रवाई बलूचिस्तान पर क्यों बार बार किया जाता था। तो पाकिस्तान का आप मैप देखिए तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का 44% जो हिस्सा है वह अकेले सिर्फ बलूचिस्तान का हिस्सा है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन जो बलूचिस्तान की है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलता है। जैसे वहाँ पे रिकुमाइंड गोल्ड मिलता है, गैस, सुई गैस, कॉपर, लेड, वहाँ पर खनिज पदार्थों की भरपूर मात्रा में उपस्थिति है। ग्वादर के पास एक साइड जो कि समुद्र से लगा हुआ एरिया है, वहाँ एक ग्वादर पोर्ट हुआ करता है। ग्वादर पोर्ट समुद्री रास्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से एक पोर्ट है जी। सुई गैस बलूचिस्तान से निकलती है। पूरे पाकिस्तान में उससे खाना बनता है, लेकिन बलूचिस्तान में पॉपुलेशन वहाँ का मात्र 3 से 4 करोड़ की आबादी है।
पूरे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 25 करोड़ में से 3 या 4 करोड़ की आबादी मात्र सबसे बड़ा एरिया 44% में बहुत ही कम आबादी है। उसके बाद भी वहाँ से हर चीज़ ज़बरदस्ती निकाल लिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दिए जाते हैं। जैसे पानी, वहाँ पर पानी पीने के लिए एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि लोग, एक जो छोटा सा झील एरिया होता है उसी में से जानवर भी पानी पीते हैं और उसी में से बलोच लोग भी पानी पीने के लिए विवश हैं। रोड के नाम पे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। खाना आज भी वहाँ के जो माँ बहनें हैं वे फूंक मारकर, जो चूल्हा होता है धुआं जलाकर, लकड़ी जलाकर उससे खाना बनाते हैं, लेकिन वहीं से गैस निकलकर पूरे पाकिस्तान में जाता है, लेकिन उन लोगों के पास गैस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। 2004 में आते आते वहाँ पर शेर मोहम्मद मरी इसका नेतृत्व करते हैं और सैन्य के, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और ज़्यादा विद्रोह तेज हो जाता है। एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने युद्ध करने लगते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के सेना भी उसमें मारे जाते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान के जो आर्मी है, लिबरेशन आर्मी, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इस हालात को देखते हुए जो पाकिस्तान की सेना बहुत ज़्यादा मरने लगती है, तो 7 अप्रैल 2006 को पाकिस्तान ने BLA को आतंकवादी समूह मान लेते हैं और उसके बाद 17 जुलाई 2006 को ब्रिटिश भी उन्हें आतंकवादी समूह मानते हैं और 20 जुलाई 2019 को अमेरिका ने भी BLA को आतंकवादी संगठन मान लिया है। अब होता क्या है कि वहाँ पर रिकोडेक, ये सब बहुत सारे देश जो हैं वह वहाँ पर आते हैं और उनके यहाँ से सोना निकालते हैं, तांबा, कॉपर, ये सब बहुत सारी अर्थ मिनरल निकाल के ले जाते हैं। यह चीज़ उन लोगों, बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं कि इस पर सबसे पहले हक हमारा है तो हमें दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सेना और चीन के लोगों ने आपस में समझौता करके बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं देते हैं और सारे के सारे चीज़ वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। उसी बीच CPEC चीन के द्वारा एक रोड बेल्ट करके एक प्रोजेक्ट निकाला जाता है जो कि बलूचिस्तान के बीचों बीच निकाला जाता है। इससे उन लोगों को और ज़्यादा असंतोष होता है। पाकिस्तान और चीन के लोगों ने समझौता करके वहाँ ग्वादर पोर्ट के जो नज़दीक जितने भी लोग रहने वाले थे, उन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछुआरा हुआ करते थे। उन लोगों का जीवन यापन मछली मारकर चलता था। लेकिन जब से चीन वहाँ पर कदम रखा है बलूचिस्तान में, तो उन लोगों का जितना भी मछली होता है वह बड़ा बड़ा जहाज़ लेकर आते हैं और मशीन के द्वारा जाल फैलाकर सारी की सारी मछलियाँ मार दी जाती हैं और ये लोग जो बेचारे बलूचिस्तान वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनके हक में कुछ भी नहीं आता है। ये लोग छोटे छोटे चप्पू नाव लेकर जब जाते हैं तो इन लोगों को जाल में मछली आता ही नहीं है, क्योंकि सारी मछली तो चीन के लोग मार के, चीनी सरकार यहाँ से मार के लेके चली जाती है। जब ये लोग विद्रोह करते हैं तो इन पर और अधिक ज़्यादा सैन्य कार्रवाई की जाती है। तो 2004 में BLA ने बहुत ही ज़्यादा तेज विरोध से इनको पाकिस्तान और चीन के नागरिकों पर अपना, इनके साथ युद्ध करने लगती है। इसमें ग्वादर सिटी पोर्ट के विरोध में मजीद ब्रिगेड, जो BLA का ही एक पार्ट है, उन्होंने एक पॉल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला करता है और उसमें बहुत सारे चीनी नागरिकों को मजीद ब्रिगेड ने मार देते हैं। इसके बाद 26 अप्रैल 2022 को कराची विश्वविद्यालय में एक पढ़ाने वाली टीचर, जो 2 बच्चों की मां भी थी, शेरी बलोच, ने खुद को आत्मघाती हमले करते हैं। खुद के शरीर पे बम बांधकर उड़ा देते हैं, जिसमें वहाँ के 30 चीनी प्रोफेसर भी उस आत्मघाती हमले में मारे जाते हैं। उसके बाद 9 नवंबर 2024 को